हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल परसेंट ओवर हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला के वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो इससे पहले हमने सल्फर की बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो ऑक्सो एसिड सल्फर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से मेन ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर्स के, वो देख लेते हैं। तो दीज आर द मेन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। कौन कौन से हैं? H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। देन H2H2O3, देन H2H2O4, देन H2S2O5। ये जो है ना, फिफ्थ फोर्थ नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसको केरोस एसिड भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं केरोस एसिड। कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है, राइट द फॉर्मूला ऑफ केरोस एसिड। तो ये जो है H2H2O7, इसको बोलते हैं केरोस एसिड। नेक्स्ट H2SXO6। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू है वो 2 से 5 हो सकती है, और 2 से 5 होगी तो अलग अलग टाइप के एसिड्स बनेंगे, उनके नाम भी अलग अलग होंगे। हमारे जो सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स हमें पढ़ना है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, H2SO4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। देन H2H2O7, देन H2H2O8। ये जहाँ पे H2H2O7 है ना, इसको हम बोलते हैं ओलियम। ओलियम, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इसको भी हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका एक और नाम है ऑयल ऑफ विट्रोल। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। तो ये नाम, ये इसका कॉमन नेम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑयल ऑफ विट्रोल। तो अब हम पढ़ लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले है सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर्स। ये सल्फर, ये लोन पेयर है यहाँ पे, OH OH है यहाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन। इसी टाइप से सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये आपको तो आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। तो सल्फर, ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर OH और इधर OH। ये है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। इसके स्ट्रक्चर्स भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड है, और उस बॉन्ड का नाम, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये परऑक्सो बॉन्ड है। इसको हम बोलते हैं परऑक्सो बॉन्ड। तो इसलिए इस एसिड का नाम है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास में H2H2O7, और H2O7 का नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओलियम। इसी को हम क्या कहते हैं? ओलियम। तो चलिए हम सीख लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स किस टाइप से बनाई जाए। तो स्ट्रक्चर्स बनाने का मेथड मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं H2H2O7, H2SO3 को बना लेते हैं। सल्फ्यूरस एसिड को सबसे पहले बनाना सीख लेते हैं। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनाना सीख रहे हैं। सल्फ्यूरस एसिड है ये, सल्फ्यूरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे? यहाँ लगाओ सल्फर, इधर OH, इधर भी लगाओ OH, इधर लगाओ O, और यहाँ पे होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ में क्या मिलेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस टाइप से सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर सेम ही बनानी है, ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है। यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे भी क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाना है, तो बन जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉर्मूला है H2SO4। स्ट्रक्चर कैसे बनाए? सल्फर, यहाँ पे हमने लोन पेयर की जगह में क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाना है, बस बन जाएगी हमारी स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड की। और ये बन गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
आई थिंक दीज कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं H2S2O8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पर ऑक्सो सल्फर डाई सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये है रही इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ पे सल्फर, तो इस टाइप से हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ओलियम को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है H2S2O7, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओलियम कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर बना के बताइए, तो बता देते हैं। देखो ये सल्फर। अब हम पढ़ रहे हैं ओलियम की स्ट्रक्चर, OLEUM, ओलियम, जिससे हम क्या बना सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी को हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये बनाया हमने सल्फर, यहाँ लगाओ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, OH, O, sulfur, then here again OH, oxygen. This is the H2S2O7, इसी को हम बोलते हैं ओलियम। और इसको एक और नाम है इसका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में पॉइंट, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका। प्रिपरेशन से पहले हम कुछ इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को प्रिपरेशन मेथड के बाद में हम बता देंगे। मैन्युफैक्चरर्स पढ़ लेते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाया जाए। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल यूज्ड वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो केमिकल है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इसी इट इज एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सो एसिड है। तो इसको बनाते हैं कॉन्टेक्ट मेथड से। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टेक्ट मेथड। तो कॉन्टेक्ट मेथड या कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल वे में मैं बता देता हूँ। सिर्फ 3 केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को याद रखनी है। 3 केमिकल इक्वेशन से आपको कॉन्टेक्ट मेथड आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? सल्फर को बर्न करेंगे। सल्फर को बर्न करेंगे, सल्फर का फॉर्मूला S। इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये स्टेप समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो ये सर, ये कंसेप्ट क्लियर है। सेकंड हम क्या करेंगे? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली है ना, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है, मतलब इसकी रिएक्शंस करवानी है सल्फर ऑक्सीजन से। जब हम इसकी रिएक्शंस ऑक्सीजन से करवाएंगे तो हमें मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये भी गैस है। इसके बाद में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है ना, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, इसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेंगे? पास करेंगे। पास पास द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्क। कॉन्क का मतलब होता है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट, कॉन्क का मतलब कंसंट्रेट। तो जैसे इसमें ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? H2S2O7। क्या आप लोगों को पता है H2S2O7 अभी हमने पढ़ा था? क्या है ये H2S2O7? इट इज ओलियम, ये ओलियम है। अब हमें तो चाहिए था सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हम कैसे बनाएंगे? अब हमें जितनी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है ना, ओलियम के अंदर क्या करेंगे? पानी डाल देंगे। ये ओलियम है ना, इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या मिलेगा हमें? सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा।
सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, जिसकी जो कंसेंट्रेशन, जिसकी प्योरिटी होती है 96 to 98%। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा 96 to 98%। किस मेथड से? कॉन्टेक्ट मेथड से। कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या है? सबसे पहला स्टेप मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, सल्फर को बर्न करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कैटलिस्ट यूज करना हमें यहाँ पे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो क्या मिलेगी? सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। अब इस सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिजोल्व करवाना है, इसको अंदर पास करवाना है। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डिजोल्व करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओलियम मिलेगा। और ओलियम के अंदर डिजायर कंसेंट्रेशन में जितनी हमें कंसेंट्रेशन चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड की, उतना हम उसमें क्या मिला देंगे? पानी मिला देंगे, और क्या मिल जाएगा? हमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये जो प्रोसेस है ना, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर जो सेकंड मैंने लिखा है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है ना, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए होता है -196.6 किलो जूल पर मोल। मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का जो प्रोसेस है ना, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मींस ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप लोगों को पता होगा माइनस का साइन लगाते हैं हम, डेल्टा एच जिसके लिए माइनस आता है ना, जिस केमिकल इक्वेशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, वो सारे प्रोसेस कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप लोगों को पता होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर क्या होती है? हीट एनर्जी लिबरेट होती है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है। अब इस प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, और साथ में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे 2, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट साइड है ना, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम मिल रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? देखो 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम मिल रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम मिल रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है? टेम्परेचर भी, हीट भी बाहर निकल रही है। तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हमें क्या करना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ले सेटलियर प्रिंसिपल, जो आपने 11th क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा अच्छे से, ली सेटलियर प्रिंसिपल। तो ली सेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें हीट जनरेट होती है, ऐसी केमिकल इक्वेशन जो एक्सोथर्मिक होती है, और साथ में अगर प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो रहे हैं, तो उस रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 स्टेप करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे टेम्परेचर को कम कर दो। टेम्परेचर को क्या करो? टेम्परेचर उस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। और प्रेशर को क्या कर दें हम? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर कम कर देंगे, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, तो रिएक्शंस कौन से डायरेक्शन में चलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस प्रोसीड होगी। मतलब रिएक्टेंट से हमें ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, हमें क्या मिलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलने लग जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यही हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो देख लीजिए आप, सारा इसी में यही लिखा हुआ है। यस, तो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो मैंने पूरा बता दिया आपको। सबसे पहला पॉइंट है बर्निंग ऑफ सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये अभी हमने केमिकल इक्वेशन लिख के आपको लोगों को बता दिया। ये हमने अभी केमिकल इक्वेशन लिखा था। ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, ये हो गया बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में?
यही अभी हमने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करेंगे। अब इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को हम किस में पास कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में पास करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ओलियम मिलेगा। इस ओलियम में पानी डाल के हम क्या करेंगे, प्योर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर लेंगे। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर क्लियर। तो ये अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया था, ये अभी मैंने डिस्कस किया था। -196.6 किलो जूल होती है सल्फर डाइऑक्साइड का बनने की जो प्रोसेस होती है, ये सारा मैंने बता दिया था। अब इस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए प्रेशर की भी एक फिक्स्ड लिमिट है। तो प्रेशर हमें कितना रखना होगा, 2 एटमॉस्फेयर रखना होगा। टेम्परेचर कितना रखना होगा, 720 केल्विन रखना होगा। तो 720 केल्विन पे और प्रेशर अगर 2 एटम रखेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की जो बनने की जो स्पीड है, क्वांटिटी है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर कंसंट्रेट हमें ओलियम मिलेगा। ओलियम में क्या करना है, पानी मिक्स करना है। पानी मिक्स करके हम डिजायर कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। और डाइल्यूशन ऑफ ओलियम गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर कंसंट्रेशन, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया। और जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है वो हमें 96 to 98% प्योर मिलता है। इतना प्योर हमें एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सबसे पहला डेंस लिक्विड है। ये डेंस लिक्विड है और ऑयली लिक्विड है, कलरलेस होता है। आपने सल्फ्यूरिक एसिड को देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर, कलरलेस होता है, डेंस होता है और ऑयली लिक्विड है ये। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया हुआ ऑयल ऑफ पेट्रोल। जैसे अभी हमने पहले लेक्चर शुरू होते ही बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ पेट्रोल भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.848 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट है 283 केल्विन। 10 डिग्री पे ये फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट है 611 केल्विन। इस एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, 611 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और यह पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। और जब पानी में डिजोल्व होता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें पानी अगर हम ऐड करना चाहते हैं, अगर हमने कंसंट्रेट ले लिया ना, तो ये स्पिल आउट हो जाता है, मतलब टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर भी निकल सकता है। तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए क्या सलाह दी जाती है कि पानी के अंदर एसिड को ऐड करना है। वी हैव टू ऐड एसिड इन वाटर। एसिड को किस में ऐड करना है, पानी के अंदर ऐड करना है, ना कि एसिड के अंदर पानी ऐड करना। देखो दो बातें हैं, एसिड में पानी ऐड करना या पानी के अंदर एसिड ऐड करना। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करते हैं ना, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंटेनर के अंदर पहले पानी ले लेते हैं। जैसे मुझे सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर के अंदर, बीकर के अंदर पहले मैं पानी भर लूँगा। अब इसमें एक ग्लास रोड लगा देंगे और साथ में इसमें क्या करेंगे, इसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पोर करेंगे धीरे धीरे। सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर पोर करेंगे, साथ में ये जो ग्लास रोड है ना, इससे हम क्या करेंगे, इस मिक्सर को कंटिन्यू ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि ये जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये स्पिल होकर बाहर नहीं निकले। तो ये इसका प्रोसेस है, डाइल्यूशन का प्रोसेस। रीजन क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये जो एसिड है ना, ये स्पिल होकर बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। या ये जो बीकर है ना जिसमें हम ये इसको डाइल्यूशन कर रहे हैं, ये टूट भी सकता है हीट की वजह से। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। हम पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कॉन्टेक्ट मेथड में जो एपरेटस काम आते हैं ना, जो डायग्राम है ना, वो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं किस टाइप से सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड में। तो किस टाइप से इंडस्ट्रियल मेथड में कॉन्टेक्ट मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है। तो इस टाइप से लॉन्ग सिलेंड्रिकल बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ पे सल्फर रखी हुई है, देखो ये ना, ये सल्फर है, दीज आर द सल्फर। जो सॉलिड होती है, कल आपने देखा था येलो कलर का सॉलिड होते हैं ये। अब यहाँ पे हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हॉट एयर
प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से क्या होता है, नोजल लगे हुए होते हैं। ये एक चेम्बर है बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर हम सल्फर रख देते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे। अब यहाँ से हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगी, सल्फर बर्न होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्योर नहीं होती, इम्प्योर होती है। अब ये देखो इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, SO2 गैस बनी है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। तो अब इसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज है, तो उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक डस्ट प्रिपरेटर लगाते हैं, जिससे क्या होगी, डस्ट यहाँ जो भी सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कोई भी अगर डस्ट होती है जो एयर से आ जाती है बाहर से, वो यहीं पे क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इस पाइप में। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये अलग से चेंबर में जाती है, वहां पे क्या होता है, ऊपर से वाटर का स्प्रे होता है। वाटर का स्प्रे करने का रीजन ये है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर कोई मॉइस्चर है तो वो वाटर से रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा, पानी से रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, इसमें कोई कुछ मॉइस्चर भी रह जाएगा, क्योंकि इसके ये इस चेंबर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो इसके ऊपर से क्या चल रहा है, पानी चल रहा है, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर कुछ मॉइस्चर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस मॉइस्चर भी बाहर निकलेगा इस ट्यूब से। अब हमें क्या करना है, इस मॉइस्चर को क्या करना है, रिमूव करना है। इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से चेंबर के अंदर, एक अलग से टनल के अंदर क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस साथ में वाटर पेपर पे इसके अंदर एंटर करती है, और ऊपर से यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे होता रहता है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, यहाँ पे इस मॉइस्चर को क्या करना, रिमूव करना। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये पानी के मॉलिक्यूल को रिमूव करने का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से स्प्रे होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पास अंदर अगर कोई भी वाटर की इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगी वेस्ट एसिड के फॉर्म में। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस चेंबर से जब बाहर निकलेगी, वो कैसी होगी, ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। अब ये ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ से साथ में आ रही है, हॉट एयर के साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो ये ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करेगी। अब इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है। अब इसके अंदर अगर मान लो कोई आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज है ना, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज मिल जाती है इसमें, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज या आर्सेनिक के कंपाउंड भी मिल जाते हैं इसके अंदर, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बहुत बार देखा जाता है कि उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखो एक आर्सेनिक रिमूवर लगा हुआ है, ये एक चेंबर लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आर्सेनिक प्योरीफायर। दिस इज द आर्सेनिक प्योरीफायर। ये जिलेटिनस सब्सटेंस होता है इसके अंदर, जिलेटिन जैसा सब्सटेंस होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस इसके अंदर से पास होती है, अगर इसके अंदर कोई आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज है, वो क्या होगी, यहीं रह जाएगी। अब देखो यहाँ पे, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ आ गई इस चेंबर के अंदर, यहाँ पे प्री हीटर लगा हुआ है, मतलब बहुत बड़े बड़े हीटर लगे हुए हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस गर्म होगी। अब ये गर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस किससे रिएक्ट करेगी, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से, साथ में इसमें ऑक्सीजन भी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन अब किसके अंदर से पास होगी, एक अलग से चेंबर से पास होगी। इस चेंबर को हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ये इस चेंबर का नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी इन इस चेंबर के अंदर, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भरे हुए हैं इसके अंदर, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है डला हुआ। अब इसके अंदर ये गैस रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगी, SO3 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से जब गैस बाहर निकलेगी ना, तो यहाँ पे कौन सी गैस होगी, इस पाइप के थ्रू जो गैस बाहर निकलेगी वो होगी SO3 गैस। अब इस SO3 गैस को, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है ये, इस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को एक अलग से चेंबर के अंदर पास करेंगे। इस अलग से चेंबर के अंदर क्या होता है, भरा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पास करें हम सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को, तो क्या मिलेगा, फाइनली हमें ओलियम मिलेगा। ओलियम होता है H2SO7। अब इस ओलियम के अंदर हम क्या करेंगे, पानी मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करके डिजायर कंसेंट्रेशन का क्या मिल जाएगा हमें, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। हाँ, तो पढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, ड्यू टू इट्स लो वोलेटाइलिंग नेचर। ये बहुत ही कम वोलेटाइल होता है ये एसिड, ये वोलेटाइल नेचर का नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 611 केल्विन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है। तो जनरली इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी वोलेटिलिटी कम होती है, इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में 3 एसिड आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है और नाइट्रिक एसिड है। ये 3 एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो मेन एसिड है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट है सी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। तो वाटर से बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, मतलब पानी में आराम से डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट डी पॉइंट है एबिलिटी टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीजन सप्लायर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब ये अगर इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी इसको पानी में डिजोल्व करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये पानी में आयोनाइज हो जाता है। तो पानी में जब सल्फ्यूरिक एसिड को डिजोल्व करेंगे हम, तो ये पानी से रिएक्ट करके क्या होगा, आयोनाइज होगा। तो आयोनाइज किस टाइप से होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता है 100% डिसोसिएट हो जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% आयोनाइज हो जाते हैं। तो किस फॉर्म में आयोनाइज हो जाएगा, H3O प्लस HSO4 माइनस के अंदर। और इसके लिए जो Ka की वैल्यू है ना बहुत ही ज्यादा होती है, इसके लिए Ke की वैल्यू 10 होती है, 10 से भी ज्यादा हो सकती है। तो जिस एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ये सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट है, HSO4 को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये हाइड्रोजन सल्फेट है ना, ये देखो हाइड्रोजन सल्फेट, अगर पानी का मॉलिक्यूल और मिल गया इसको तो फिर ये रिएक्ट कर लेगा और फिर क्या बना देगा, H3O प्लस और SO4 माइनस माइनस, ये सल्फेट आयन है। अब इसके लिए Ke की वैल्यू, इसके लिए भी Ke की वैल्यू ज्यादा होती है, इसके लिए Ke की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻²। तो हमारे पास में 2 Ka की वैल्यू आ गई, 2 Ka की वैल्यू आ गई। इसके लिए तो हमें मिली Ka की वैल्यू 1। देखो मैं वापस यहाँ लिख के बता देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ, तो ये इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर इसको मैं वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो 100% आयोनाइज हो जाएगा इस टाइप से, HSO4 माइनस, जिसके लिए Ka की वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 10 होती है। Ka की वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 10। अब ये जो HSO4 है ना, HSO4 ये फिर वाटर से रिएक्ट कर सकता है और क्या बनाएगा, अब क्या बना सकता है, H3O प्लस एंड SO4 2 माइनस। इसके लिए Ka की वैल्यू होती है, ये Ka1 दे देता हूँ मैं इसको Ka2 दे देता हूँ। इसके लिए वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 Ka की वैल्यू है, Ka1 एंड Ka2। तो आप लोग बताइए चैट में मैसेज करके कि कौन से Ka की वैल्यू ज़्यादा है, फर्स्ट वाले के लिए ज़्यादा है या सेकंड वाले के लिए ज़्यादा है। तो Ka वैल्यू फर्स्ट जो है ना ये ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 10 आ रही है, Ka2 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻² आ रही है। इसका मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, अगर इस फॉर्म में मिलता है ना, इस फॉर्म में अगर ये आयोनाइज होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, तो ये लिखा हुआ है H2SO4 इज लार्जली डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड HSO4। इसके फॉर्म में ज्यादा डिसोसिएट होता है, इसलिए Ka1 की वैल्यू ज्यादा आती है। हाँ, अब ये दो टाइप के सोल्ट, ये दो टाइप के सोल्ट बनाता है। किस किस टाइप के सोल्ट, किस किस टाइप के सल्फेट्स बनाता है। यहाँ पे सोल्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सल्फेट, सोल्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो नॉर्मल सल्फेट बनाएगा और दूसरे बनाएगा एसिडिक नेचर के सल्फेट। नॉर्मल सल्फेट कब बनाएगा, जब SO4 रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, किससे, बेस से रिएक्ट करेगा। जैसे ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NaOH, किससे रिएक्ट करे, अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है H2SO4, तो क्या बनेगा कंपाउंड,
सोडियम सल्फेट बनेगा। इसी टाइप से अगर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे टाइप के जो एसिड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड सल्फेट। एसिड सल्फेट कब बनेगा, जब जैसे मैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की बात करता हूँ, जब Na+ किससे रेट करे, HSO4- से रेट करे तो क्या बनेगा, NaHSO4। अब ये जो है ना, ये एसिड सल्फेट, इसकी ये जो सल्फेट बनाना, इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर का होता है। ये एसिडिक नेचर का है। ये ये दोनों तो न्यूट्रल होते हैं, ये एसिडिक नेचर के सल्फेट है। ये वाला जो एसिड है ना, ये न्यूट्रल कैटेगरी का है। और ये जो एसिड एसिड सल्फेट बना है, ये बना है सल्फेट HSO4 की प्रेजेंस में, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डिहाइड्रेजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। डिहाइड्रेजिंग एजेंट का मतलब होता है यह पानी का मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। तो मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम उसको कोई गैस जिसके अंदर मॉइस्चर की इम्प्योरिटीज है तो उस गैस को हम प्योर कर सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं जब हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करेंगे, बशर्ते वो गैस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एसिड जो हम गैस ले रहे हैं वो भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर ले, ऐसा नहीं करना है। ऐसी गैस हमें चूज करनी है अगर उसके अंदर मॉइस्चर है, तो अगर वो गैस सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करे और वो गैस अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करे तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, उस गैस में से जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ये जो चारकोल है ना, चारकोल का कैरिंग प्रोसेस करता है। कैरिंग प्रोसेस का मतलब है चारकोल, ये जो है ना, ये है सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, या इसको चीनी भी बोल सकते हैं। शुगर का फॉर्मूला यही है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो उसको कार्बन में और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर कर देता है। फिर है हॉट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर तीन का हम कंपेयर करें तो ये है फॉस्फोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीनों अगर हम कंपेयर करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो नाइट्रिक एसिड से कम होती है लेकिन फॉस्फोरिक एसिड से ज़्यादा होती है। अब ये रिएक्ट करता है किस किस टाइप से रिएक्ट करता है, अगर ये कॉपर से रिएक्ट करे सल्फ्यूरिक एसिड तो कॉपर सल्फेट बनता है। सल्फर से रिएक्ट करे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन से रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस सब में बन रही है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपको बुक में से पढ़ लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेज।